हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स वाला में। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी का जो रिज़ल्ट आया है, आरआरबी पीओ क्लर्क स्केल 1, 2 और 3। तो इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो है आरआरबी का रिज़ल्ट आ गया है। अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो सेलिब्रेट कर रहे होंगे। सेलिब्रेशन का मतलब एग्ज़ाम उन्होंने क्रैक कर दिया है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है उन लोगों के लिए जिन्होंने काफ़ी टाइम से तैयारी की थी अपनी, और आज जो है उस तैयारी को एक मोड़ उन्होंने दिया है। अपना जो कैरियर है उस कैरियर को एक हाइट उन्होंने दी है। तो कुछ लोग हैं जो सेलिब्रेट कर रहे होंगे और शायद कुछ लोग होंगे जो चुप होंगे, जो खुश नहीं होंगे अपने रिज़ल्ट को लेकर के। तो उन्हीं सब के बारे में हम बात अपने इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस बैंकर्स वाला चैनल के ऊपर। देखो, आज जो है इस वीडियो के अंदर मैं हॉनेस्ट बात करने के लिए आया हूँ। और लास्ट ईयर मैंने खुद ने आरआरबी स्केल 2 था जो क्लियर किया था, और जो पहली प्रेफरेंस थी मेरी वो मुझे यहाँ पे मिली थी। लेकिन इस बार मैं खुद भी क्लियर नहीं कर पाया। कुछ चीज़ें थी जहाँ पे मुझे फोकस करना चाहिए था, वो मैं नहीं कर पाया। ऑलरेडी एक जॉब के अंदर होते हुए जितना ट्राई मैं कर सकता था मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। कुछ चीज़ें थी जो इंटरव्यू में रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, और उसी का रिज़ल्ट ये रहा है कि इंटरव्यू जो था, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया था, लेकिन वहाँ पे एक स्केल 3 जो पोस्ट है, ये पोस्ट अपने आप के अंदर एक स्केल 3 मतलब कि सीनियर मैनेजर यहाँ पे होता है। और यहाँ पे आपकी नॉलेज के साथ में डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो शो होती है। जो आपका इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो रिटायर्ड पर्सन होते हैं जिन्होंने बैंकिंग के अपने लगभग 30 से 40 साल बैंकिंग के अंदर दिए हैं। मेरे जैसे हज़ारों लाखों कैंडिडेट्स उनके यहाँ से गो थ्रू हैं, तो वो देखते ही वहाँ पे समझ जाते हैं क्या है कैसा है। तो शायद कुछ कमियां रही होंगी मेरे अंदर जिनकी वजह से मैं नहीं कर पाया। मे बी जो 2026 के अंदर 22 दिसंबर 2026 में ये जो एग्ज़ाम है मे बी मैं दूं, हो सकता है मैं ना दूं। तो जो भी रहेगा वो बात की बात है। लेकिन मैं इस चैनल के ऊपर, जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है बैंकर्स वाला, इसके ऊपर मैं गाइड करता रहूँगा। मेरी जो जर्नी है जो मैंने स्टार्ट की थी आरआरबी स्केल 2 की, और लास्ट ईयर जो मेरा गोल था फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने यहाँ पे अचीव किया था। इस बार भी मैंने दिया था लेकिन सीरियसनेस उतनी नहीं दिखा पाया। मे बी नेक्स्ट ईयर दूँ और सेलेक्ट हो जाऊँ, तो साथ में मिलके करेंगे तो डेफिनेटली जो हमारा ये गोल है वो हम यहाँ पे अचीव कर लेंगे। जैसा मैंने बताया कि लास्ट ईयर मैंने एग्ज़ाम दिया, पहली प्रेफरेंस मिली, और इस साल मैं इसको क्लियर नहीं कर पाया। तो ये वीडियो आप दोनों लोगों के लिए हैं, जो लोग यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाए इस साल और जो लोग सेलेक्ट हुए हैं। ये वीडियो आप दोनों लोगों के लिए हैं, तो बने रहिए वीडियो के ऊपर। जो लोग पास हुए हैं सबसे पहले उन लोगों को यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे आप लोगों ने कर दिखाया, जो आपकी मेहनत थी वो आपने यहाँ पे, एक प्राउड मोमेंट है आप लोगों के लिए जिन लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। लेकिन एक बात याद रखना, आप सिलेक्शन क्या है, एक अचीवमेंट है, लेकिन जो आपका एटीट्यूड है वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। जो भी आपका जैसा भी रहे, एक पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आप रहना। बैंक की जॉब जो है वो ग्लैमरस जॉब नहीं रहती है। इसमें पूरा जो भी है एक माइंडसेट पहले से आप तैयार करके रहना कि बैंक के अंदर काम करने के लिए हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। तो जो माइंडसेट है उसको उसी तरीके से आप रखना। बहुत सारे लोग आपको अभी मिलेंगे जहाँ पे नेगेटिविटी के साथ में आपको बताएंगे बैंक के अंदर ऐसा होता है, वैसा होता है, टारगेट होते हैं, ऑडिट होती है, कासा का प्रेशर होता है, रिकवरी होता है। तो उन सबको आप साइडलाइन कर देना, ऐसे लोगों से अभी दूरी बना लेना। आज जो फाइनल रिजल्ट आया उसके अंदर जो भी आपकी प्रेफरेंस रही है वो प्रेफरेंस आप लोगों को मिली है। जो भी आपने फॉर्म के अंदर फिल किया था कट ऑफ के हिसाब से, पहली प्रेफरेंस, दूसरी प्रेफरेंस, जो भी आपने सेट किया था और जहाँ पे सूटेबल आप रहे होंगे वहाँ आपको सिलेक्शन इसमें मिला होगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट अभी आपको मिलेंगे जो नेगेटिविटी की दुकान खोल के बैठ जाएंगे, आपको बताएंगे जो नेगेटिव पॉइंट मैंने बताया, जैसे टारगेट का, ऑडिट का, कासा प्रेशर का, रिकवरी का, थर्ड पार्टी प्रेशर का,
ब्रांच के अंदर जो स्टाफ शॉर्टेज है उसका, ब्रांच प्रमाइसिस का, बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक लंबी लिस्ट उनके पास में होगी जो बताएंगे कि ये क्यों आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो उन सब से अभी दूरी आप बना के रख लेना, उन लोगों से अभी थोड़े दिन बात नहीं करनी है जब तक आपका सिलेक्शन यहाँ पे ज्वाइन आप नहीं कर लेते हैं तब तक। बाकी बैंक जो भी आप काम करेंगे उन सभी का पैसा देगी और अच्छा पैसा आपको देगी। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एटीट्यूड है वो आप यहाँ पे रखना। जो होगा अभी तक आपको बेस्ट एग्ज़ाम में आपने मेहनत की है, वहाँ पे अपना दिखाया है, प्रेजेंस ऑफ माइंड इंटरव्यू में आपने दिखाया है, इसको क्लियर किया है, तो एक आपकी मेहनत है, उसका रिजल्ट आज आपको यहाँ पे मिला है। तो जो रिजल्ट मिला है उस एक तरीके से स्वीट डिश आपने तैयार की है। तो टेस्ट कीजिएगा, जैसा भी इसका टेस्ट आपको आए बस पॉजिटिव रहिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनके सपने हैं उन्होंने इसी जॉब के साथ में पूरे किए हैं। और एग्ज़ाम आपने क्लियर किया है तो अपना लर्निंग मोड जो है वो आप ऑन कर लेना, अपना जो ईगो वगैरह है उसे साइड में रखना, और जो भी फेज आए, जैसे भी सीखने को मिले, शुरुआती फेज जो रहेगा वो लर्निंग फेज रहेगा आप लोगों का। तो लर्निंग फेज के साथ में अपनी जॉब को है वो तैयार रहना। 1-2 दिन के अंदर आप लोगों के पास में डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट आ जाएगी, वहाँ से तो उसी के अकॉर्डिंग अपने जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर आप कर लेना। वापस से एक बार आपका डीवी होगा, बायोमेट्रिक होगा, और जो फाइनल अलॉटमेंट है उसके बाद में ही आपका आएगा। मेडिकल वगैरह होगा, अगर किसी को कोई इशू है मेडिकल वगैरह के अंदर तो पहले से आप रेडी रहना। पास में कोई भी जो लैब वगैरह है वहाँ पे अपने ब्लड टेस्ट वगैरह ये सब करवा लेना, डॉक्टर से रिकमेंड करवा लेना कोई भी टेस्ट, फुल बॉडी चेकअप वगैरह। तो कोई भी दिक्कत हो तो पहले से आप प्रिपेयर रहना। वैसे इतना हार्ड एंड फास्ट इसका टफ नहीं होता है, मेडिकल इजी रहता है, फिर भी आप प्रिपेयर रहना कि एंड मोमेंट पे किसी भी तरीके से बाद में पैनिक अपने को नहीं होना पड़े। तो डॉक्यूमेंट वगैरह की मैंने आपको बता दी है, वो चेकलिस्ट जो देंगे, जो आईबीपीएस में डीवी इंटरव्यू के टाइम पे आपने दिए हैं वही चेकलिस्ट वापस से आने वाली है। तो अपने ओरिजिनल प्लस एक सेट जेरोक्स का वो तैयार कर लेना। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अभी से आप रिक्वेस्ट डाल देना, जैसे ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड, जैसे भी आपकी स्टेट वगैरह में रहता है, तो तैयारी आप कर लेना और पहले से तैयार करके जाना। ओबीसी सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल, सॉरी SC ST OBC वगैरह का, EWS का जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह वो पहले से आपके पास में रेडी होगा। इसी वजह से आप एग्ज़ाम के अंदर प्रिपेयर हुए थे, तो वो भी रेडी रखना। डॉक्यूमेंट पार्ट कंप्लीट करके रखना ताकि एंड मोमेंट पे पैनिक नहीं होना पड़े। IBPS जो है वो फटाफट यहाँ पे अभी सभी तैयारियाँ करवा रहा है, तो जल्दी वो ज्वाइनिंग का भी दे देगा। मैक्स टू मैक्स ये मान के चलिए नेक्स्ट वीक में आपका DV होके 15 मार्च से पहले ज्वाइनिंग के अलॉटमेंट लेटर आपके पास में होंगे। तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी करके रखिएगा। जो लोग जॉब के अंदर हैं तो जैसे ही DV की कॉल आ जाती है, वो अभी भी वैसे तो अपना दे सकते हैं, वैसे मैं कहूँगा कि DV की जब कॉल आपकी आ जाए और जो फाइनल आपका ऑफ़र लेटर है, ऑफ़र लेटर आ जाए, उसके बाद में अपना रेजिग्नेशन जो प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से आप देने की प्रिपरेशन नहीं कर लेना। अभी देने की कोई ज़रूरत उसके अंदर नहीं है, ज़्यादा हड़बड़ाहट में या जल्दी में डिसीजन अभी नहीं लेना है। एक्सटेंशन जो लोग लेना चाहें वो एक्सटेंशन 3 महीने का आराम से उनकी ऑर्गेनाइजेशन उनको दे देगी, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पे नहीं रहेगी। अब जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनका मैंने बता दिया। इसके अलावा किसी को कोई भी अगर क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स जो है आप सभी के लिए हमेशा ओपन है। आप लोग करते नहीं है वो बात अलग है, तो कमेंट बॉक्स हमेशा सभी के लिए ओपन है। कमेंट कीजिएगा, क्वेरी का जो भी रिप्लाई रहेगा अपनी तरफ से बेस्ट मैं आप लोगों को दूंगा डेफिनेटली। तो ये उन सभी लोगों के लिए जो सेलेक्ट हुए हैं आज, और उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार और। अब बात करते हैं जो लोग यहाँ पे फेल हो गए हैं। तो जो लोग आज क्लियर नहीं कर पाए हैं उन लोगों से हम बात करते हैं। देखो आज जो रिज़ल्ट आया है आप लोगों को ज़रूर रिज़ल्ट ने हर्ट किया होगा, लेकिन एक बात समझ लो, ये जो रिज़ल्ट है वो तुम्हारी वैल्यू जो है वो डिसाइड नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है जो लोग पास नहीं कर पाए उनमें टैलेंट की कमी थी या वो नहीं कर सकते थे, ऐसा बिल्कुल भी मान के नहीं चलना है।
जो लोग कर पाए उन्होंने एक स्मार्ट अप्रोच थी, उसके साथ में यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच के साथ में उन्होंने क्या अपना एक पाथ डिसाइड किया और उसके ऊपर चलते गए, उसको फॉलो किया और ये अचीव किया। तो जो ये रिजल्ट है ये तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करेगा। मैं भी नहीं कर पाया तो मैं क्या इनकेपेबल हो गया, ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर जो मेरी पहली प्रेफरेंस थी वो मैंने यहाँ पे अचीव की थी। इसके अलावा और भी एग्ज़ाम है जो मैंने क्लियर किए हैं। कंपटीशन इस बार था, नंबर ऑफ पोस्टें भी थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये दिन जो रहता है ना वो दिन अपना नहीं होता, जिसकी वजह से क्या है हम नहीं कर पाते हैं। और ऐसा ही इस बार हुआ होगा, मेरे जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होगा जिनका नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट ईयर वापस से हम तैयारी करेंगे। बेस्ट जो स्ट्रेटजी होगी वो हम फॉलो करेंगे और डेफिनेटली स्ट्रेटजी के साथ में जब हम करेंगे तो डेफिनेटली इसको हम क्रैक कर देंगे। इस बार भी यही हुआ कि जो स्ट्रेटजी थी ना वो स्ट्रेटजी इतनी पावरफुल नहीं थी, वीक थी कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कहें तो, जिसकी वजह से हम नहीं कर पाए। तो इस बार जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी हम यहाँ पे चेंज करेंगे और डेफिनेटली ऐसा एक कमबैक प्लान हम कहें तो वो कमबैक प्लान हम तैयार करेंगे कि डेफिनेटली 22 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होने वाली है उसको तो हम फोड़ ही डालेंगे। और उसके अलावा अभी से हम इंटरव्यू के जो टॉपिक्स वगैरह हैं, इस बार का जो मेरा इंटरव्यू है, मेरे फ्रेंड्स वगैरह का इंटरव्यू है, तो डेफिनेटली उन टॉपिक्स को हम बारी बारी से जो ये वीडियोज वगैरह रहेंगे तो उनके अंदर हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि बाद में जाके हमारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह इतने क्लियर रहें कि इंटरव्यू के अंदर भी बस फोड़ के आ जाएं। तो क्या क्या इस बार हम करने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो बात हम करेंगे अपनी स्ट्रेटजी की, जो स्ट्रेटजी हम यहाँ पे फॉलो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इस बार हमारा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बेस्ट स्ट्रेटजी जो है हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या है अपना फाउंडेशन है वो तैयार करेंगे, जो किससे रिलेटेड रहेगा, स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था इंटरव्यू के अंदर भी। यहाँ तक आप देख लीजिए बेसल नॉर्म्स वगैरह, एमपीसी पॉलिसी, एनपीए, बैंक होगी, कैपिटल, टायर 1 2, ये सभी चीज़ें यहाँ पे पूछी गई थी जो कि किससे, स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड है। तो इसके स्टैटिक पार्ट को इतना हम मजबूत करके चलेंगे कि हमें यहाँ पे देखना नहीं पड़े इंटरव्यू के टाइम पे। इसके अलावा हम तैयार करेंगे कि कैसे भी कैसे 40 मॉक्स, जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे, कम से कम 40 से ज़्यादा मॉक्स हम तैयार करके जाएं एग्ज़ाम में। और इसका जो एनालिसिस रहेगा, किस तरीके से एनालिसिस हम करें कि एग्ज़ाम टाइम पे हम हैं कम टाइम के अंदर ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर पाएँ, उसका एनालिसिस का पैटर्न क्या रहेगा, जो मैंने लास्ट ईयर फॉलो किया था। इस बार तो मैंने कोई टेस्ट दिए ही नहीं थे। फिर इसके अलावा जो बैंकिंग रहेगी, बैंकिंग पार्ट इस बार इतना इतना मतलब इजी था। वन लाइनर क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे, लेकिन ये जो थे ये डेली बैंकिंग से रिलेटेड थे। 6 मंथ की जो करंट अफेयर्स थी उसके अंदर जैसे एनपीएस के अंदर कुछ चेंजेज हुए, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम के अंदर कुछ चेंजेज हुए, जो करंट का जो भी पार्ट था 6 मंथ का वो हम यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे मैक्सिमम फाइनेंशियल अवेयरनेस के अंदर तैयार करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, देखो बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार लक ने साथ नहीं दिया। मानता हूँ लक की ज़रूरत रहती है, लेकिन लक के साथ में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जो सिलेक्शन जितने भी लोग हुए हैं उन लोगों ने क्या है अपनी कंसिस्टेंसी रखी। जैसे मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने यहाँ पे मॉक्स वगैरह निकाले, मैं मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया, बैंक ब्रांच की ऑडिट वगैरह वो सब थी। अब बाद में मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि बाद में सिर्फ बहाने, एक्सक्यूज़ जो होते हैं, मन को बहलाने के लिए एक्सक्यूज़ अच्छे होते हैं कि आदमी डिप्रेशन में जाए, लेकिन एक्सक्यूज़ उतने नहीं होने चाहिए कि आप कभी सक्सेस ही ना हो पाओ। तो कंसिस्टेंसी नहीं रखें, और मैं इन्हीं चीज़ों के अंदर बिजी रहा। लेकिन जिन लोगों ने कंसिस्टेंसी रखी उन लोगों के जो मार्क्स थे वो मेरे से 20+ मार्क्स थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे कि इसी कंसिस्टेंसी की वजह से आज वो इंजॉय चीयर कर रहे हैं।
देखो, हर किसी को सबसे पहले क्या होता है, एक चांस चाहिए होता है लाइफ में। हर कोई यही चाहता है। जब मेरे पास में जॉब नहीं थी तो मैं हमेशा ये सोचता था कि मुझे एक चांस मिले। जैसे 12th पास मैंने की तो एक सवाल सामने खड़ा हो गया कि अब मैं क्या करूं। लेकिन मुझे एक चांस चाहिए था, फिर एक चांस मुझे मिला तो इस चांस के साथ में ही मैंने अपनी प्रिपरेशन चालू रखी। फिर मुझे एक चॉइस चाहिए थी कि यार कम से कम ऐसी एक जॉब हो कि कहने के अंदर मुझे अच्छा लगे, सोशल स्टेटस में क्रिएट कर पाऊँ। तो वही आप सबके साथ में है कि आप सभी एक बैंकर हैं, कम से कम 2 साल 3 साल 5 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है। तो अपने पास में चांस हमें मिल चुका है, अब हमें चॉइस चाहिए। जो भी लोग यहाँ पे प्राइवेट से गवर्नमेंट में आना चाहते हैं, दूसरे स्टेट के अंदर जॉब कर रहे हैं, अपने होम स्टेट के अंदर आना चाहते हैं, तो कंसिस्टेंसी के साथ में एक ऐसी स्ट्रेटजी अपने को फॉलो करनी है, ऐसी स्ट्रेटजी अपने को फॉलो करनी है कि 22 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है, डेफिनेटली इसके अंदर आप अपना अच्छा नहीं बहुत अच्छा दे के आएँ। और जो मार्क्स हैं आपके, वो कम से कम 25 प्लस मार्क्स यहाँ पे आप सिक्योर करें कट ऑफ से। फिर इंटरव्यू के अंदर जब आप जाएँ तो ये जो प्लस मार्जिन है आपके पास में, ये आपको एक बूस्ट दे। और जो आपका होम स्टेट है, चॉइस का जो हम बात कर रहे थे कि अपने पास में चांस के बाद में एक चॉइस मिले, तो जो होम स्टेट है वहाँ पे आप पोस्टिंग ले पाएँ। जो हाँ, आज जो फेल हुए हैं वही नेक्स्ट ईयर के क्या सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। तो ये मान के आप नहीं चलिएगा कि हमारा आज अगर नहीं हुआ है तो हम फेल हो गए हैं, कभी नहीं कर पाएंगे। आप में से हम में से ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज नहीं कर पाए और नेक्स्ट ईयर क्या है वो टॉपर बनेंगे। बस बात स्ट्रेटजी की और कंसिस्टेंसी की होगी। तो आज कोई बात नहीं, एग्ज़ाम जीत गया एक तरीके से, मान के चलिए हम हार गए, लेकिन कल हम जीतेंगे, एग्ज़ाम को हराएंगे। यही सोच के अपने को अपनी तैयारी करनी है और हमको कमबैक करना है स्ट्रॉन्ग होके। तो वापस से कमबैक हम करेंगे, मैं आपके साथ हूँ डेफिनेटली। कुछ भी अगर किसी को क्वेरी वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। तो नेक्स्ट ईयर अपना होगा और 22 दिसंबर डेट याद रखनी है अपने को। इसी को देखते हुए तैयारी अपने को करनी है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, थैंक यू।